नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ऑप्शन डी माही। राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती हैं ये 3 नदियाँ, जबकि कावेरी नदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ध्यान रखना है। प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नागार्जुन सागर, अलमट्टी बांध परियोजना और श्री सैलम ये हैं कृष्णा नदी में। उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी में। सरदार सरोवर बांध ये है नर्मदा नदी में। नाथपा झाकरी कोल डैम परियोजना ये है आपका सतलज नदी में। तो इसको भी ध्यान रखना है। प्रश्न है, डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो वो कौन सा बांध है जो कावेरी नदी में और तमिलनाडु राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, मैट्टूर, तिलैया, सरदार सरोवर, जीबी पंत सागर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको बताना है। अभी आपने ये पढ़ा है ऊपर, तो राइट आंसर आप बता पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब कुछ परियोजनाओं के नाम देखेंगे और ये किस राज्य में स्थित हैं। रिहंद परियोजना ये है रिहंद नदी में, उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना ये है बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी में, उत्तराखंड। तवा परियोजना मध्य प्रदेश का तवा जो है तवा नदी में। इंदिरा सागर परियोजना इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है भाखड़ा परियोजना से किन राज्यों को लाभ होता है? तो उनके नाम है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और ये परियोजना है सतलज नदी में, इम्पोर्टेंट है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये है आपकी चंबल नदी में और ये है राजस्थान में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बनते हैं। अब अन्य परियोजनाओं के नाम देखेंगे। नाथपा झाकरी परियोजना ये आप देख चुके हैं, सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी में, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है बगलिहार परियोजना चिनाब नदी में है, जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी में, जम्मू कश्मीर में है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी, कर्नाटक। हीराकुंड परियोजना ये बहुत बार पूछा जाता है। हीराकुंड परियोजना महानदी में है और उड़ीसा राज्य में है, इम्पोर्टेंट है ये। और शिव समुद्रम परियोजना भी इम्पोर्टेंट है, कावेरी नदी में, कर्नाटक राज्य में है। और इडुक्की परियोजना ये है पेरियार नदी में, जो कि केरल राज्य में है। तो ये भी पूछा जाता है पेरियार नदी कहाँ है, तो याद रखना है केरल में। तो इनको देखना है, आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा इन सब परियोजनाओं के संबंध में। अब प्रश्न है, झारखंड में बराकर नदी पर डैश बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर, तलैया, मैटूर या कोनार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है तलैया बांध बनाया गया है बराकर नदी में, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न है, लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है लोअर भवानी बांध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? 4 ऑप्शन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है जोग जलप्रपात। और आपसे पूछा जाएगा जोग जलप्रपात कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात।
और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग जलप्रपात में, और जोग जलप्रपात है शरावती नदी में, तो इसको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। मैट्टूर बांध, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो आपको बताना है मैट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये है तमिलनाडु राज्य में, जो कि कावेरी नदी में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? 4 ऑप्शन है, मिजोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु या बिहार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है? चावल, रागी, बाजरा या मूंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल। चावल आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, इसको ध्यान रखना है। चावल गर्म और आर्द्र जलवायु में अत्यधिक विकास करने वाली फसल है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खरीफ कृषि ऋतु तक होती है, तो जो खरीफ की कृषि होती है वो कौन सी ऋतु में होती है? तो वो बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून से सितंबर तक होती है खरीफ की कृषि। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब प्रश्न है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है? ऊपर हमने देखा था आर्द्र कृषि की बात हो रही थी, यहाँ शुष्क भूमि की बात हो रही है, ड्राईलैंड की। तो आपको बताना है शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर है रागी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रागी। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर अथवा इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। जहां 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां शुष्क खेती होती है। और अगर पूछा जाए शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है, तो आप कहोगे रागी। जायद कृषि डैश ऋतु तक होती है, तो जायद की कृषि कौन सी ऋतु तक होती है, कौन से महीने तक होती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होती है अप्रैल से जून तक। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अप्रैल से जून तक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। इसमें गेहूं आता है जो इम्पोर्टेंट है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, यानी जो इस समय बोई जाएगी वो खरीफ की फसल होगी, जो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। और इसमें चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास और पटसन आदि हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और जायद की फसल मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, तो इसमें आती है जायद की फसल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है अरुणाचल प्रदेश में। विश्ववरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है विश्ववरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। 2015 में स्टार्ट हुआ है सागरमाला कार्यक्रम, पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? तो वह है कांडला। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, वन दरोगा का एक एग्ज़ाम हुआ था बहुत पहले जो ऑनलाइन, उसमें पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया था, तो वो था कांडला बंदरगाह। और इसका वर्ष भी याद होना चाहिए क्योंकि पहला है, तो ये 1950 में बना था। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो नागालैंड को बनाया गया था नागालैंड को बनाया गया था आपका 1963। हाँ, 1963 राइट आंसर है। नागालैंड को 1963 में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को 1956 में बनाया गया था। महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1970। आपको याद रखना है एम मणिपुर, ई त्रिपुरा और मिजोरम लेना है। MTM यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 1972 में आए हैं। और मणिपुर अभी आपको याद रखना है क्योंकि
मणिपुर राज्य में हिंसा भी हुई थी, तो आपको इसका जब ये राज्य बना याद होना चाहिए, इसका वर्ष 1972 में मणिपुर राज्य बना है। और MTM से आप याद रख सकते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम 1972 में आए हैं ये तीनों। और सिक्किम पूछा जाता है तो सिक्किम का आंसर होगा 1975, तो सिक्किम को भी देखना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में आए हैं और तेलंगाना आया है 2014 में। तो नागालैंड इम्पोर्टेंट है 1963, आंध्र प्रदेश इम्पोर्टेंट है 1956 और मणिपुर इम्पोर्टेंट है, सिक्किम इम्पोर्टेंट है 1975। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको याद करना हो। आय का आकलन करते समय निम्न में से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो आय का आकलन करते समय निजी सचिव की सेवाएं इसकी गणना की जाती है, कार चालक की सेवाएं इसकी गणना की जाती है और पर्यटक गाइड की सेवाएं इसकी गणना भी की जाती है, लेकिन गृहिणी की सेवाएं आय का आकलन करते समय इसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जाता है? तो आपको बताना है राइट आंसर, केलकर समिति, देसाई समिति, तेंदुलकर समिति या लकड़वाल समिति। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लकड़वाल समिति। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला धन, समानांतर व्यापार, अवैध अर्थव्यवस्था या कोई विकल्प नहीं। तो राइट आंसर है ब्लैक मनी, काला धन समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है या अर्थ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है, विकास का चरण, स्थिरता का चरण, विघटन का चरण या कमी का चरण। तो राइट आंसर है विकास का चरण, जिसका अर्थ है टेक ऑफ स्टेज। निम्न में से कौन राजकोष से नीति तैयार करता है? तो राजकोष से जो नीति तैयार करता है आपको बताना है, वो तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय तैयार करता है राजकोष से नीति, इसको ध्यान रखना है। और नाबार्ड के संबंध में प्रश्न है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, जो सबको पता है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। ये आपको याद रखना है, वैसे सबको याद ही होगा, ये प्रश्न तो बहुत आसान था। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। नमस्कार।